आजीविका ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सभी तरह की जानकारी मैं आपको पहले बहुत सारी दे चुकी हूँ। स्वयं सहायता समूह से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी अगर आपको चाहिए तो आजीविका ज्ञान चैनल से अच्छा यूट्यूब चैनल आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर से किया करो ताकि मेरा हौसला बढ़े और ज्यादा काम में मेहनत करने का मुझमें हौसला आए। आप लोग बिना चैनल सब्सक्राइब करे भी बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, तो प्लीज रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। कमेंट में बताया भी करो कि जानकारियाँ कैसी लगती है, क्योंकि ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए ही बनाती हूँ। इसके जस्ट पहले सीएलएफ की बैठक प्रक्रिया के बारे में मैंने वीडियो डाला था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वीओ यानी विलेज ऑर्गेनाइजेशन की बैठक प्रक्रिया के बारे में। वीओ को ग्राम संगठन हिंदी में कहते हैं। स्वयं सहायता समूह की इस ऑर्गेनाइजेशन को प्राइमरी लेवल फेडरेशन भी कुछ जगहों पर कहते हैं। तो ग्राम संगठन कैसे बनता है इसका वीडियो मैंने पहले डाला हुआ है, ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगी। उसमें ग्राम संगठन की गठन प्रक्रिया, जरूरत क्यों पड़ी ग्राम संगठन बनाने की, इन सब के बारे में उस वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है, देख लीजिए। जिनको गठन प्रक्रिया का नहीं पता है वो इस वीडियो को देख लीजिए। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बीओ यानी ग्राम संगठन की ईसी बैठक, यानी कि एग्जीक्यूटिव कमेटी इसको हिंदी में बोलते हैं। कार्यकारिणी समिति अर्थात मतलब ये हुआ सीधा सीधा ग्राम संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्यकारिणी समिति बनाई जाती है, उनको ईसी मेंबर्स बोलते हैं। ओपीज यानी ऑफिस बेरर यानी प्रतिनिधि सदस्य, जिनको अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष कहा जाता है। ये लोग ग्राम संगठन को सुचारू या अच्छे ढंग से चलाने के लिए चुने जाते हैं। जब ग्राम संगठन बनाया जाता है तो उसकी मीटिंग प्रोसेस अर्थात बैठक प्रक्रिया कैसे होती है उसके बारे में मैं आपको आज बताने वाली हूँ। वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम करे इसके लिए हमारी एनआरएलएम में नियम बनता है। उसमें 4 नियम होते हैं। पहला नियम होता है इसका प्रबंधन यानी मैनेजमेंट नियम, दूसरा बैठक नियम यानी मीटिंग प्रोसेस, तीसरा वित्तीय नियम फाइनेंशियल इंक्लूजन, सामाजिक नियम चौथा होता है सोशल इंक्लूजन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो ये 4 नियमों पे हमारी संस्थाएं, चाहे वो एसएचजी हो, ग्राम संगठन हो, चाहे वो सीएलएफ हो, बीएलएफ हो या फिर ऊपर की कोई भी फेडरेशन हो, इसमें 4 नियम होते हैं। सबसे पहला प्रबंधन नियम होता है, फिर बैठक नियम, फिर वित्तीय नियम, फिर सामाजिक नियम। प्रबंधन नियम में हम इसका अलग से वीडियो बनाएंगे, और बैठक नियम जिसकी हम आज बात करेंगे, और वित्तीय नियम इसका वीडियो मैंने पहले डाला हुआ है। सामाजिक नियम, सोशल इंक्लूजन, इसका भी मैं वीडियो अलग से आपको डालकर बता दूंगी। आज हम बात करेंगे बैठक नियम की। इन सभी नियमों के आधार पर ही हमारे स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, क्लस्टर लेवल फेडरेशन, ब्लॉक लेवल फेडरेशन चलती है। तो ग्राम संगठन को चलाने के लिए बैठक नियम का पता होना जरूरी है। क्या ग्राम संगठन अगर आपको अच्छे से चलाना है, मॉडल ग्राम संगठन बनाना है, तो आपको इसके नियम पता होने चाहिए। कौन से? बैठक नियम। ग्राम संगठन की महीने में 2 बार बैठक होनी चाहिए। पहले पक्ष में 1 से 15 तारीख तक पहली बैठक, 15 से 30 या 31 तारीख तक दूसरी बैठक। अगर आप अपने ग्राम संगठन को मॉडल ग्राम संगठन बनाना चाहते हो तो आजीविका मिशन के तहत आने वाली सभी योजनाओं का फायदा दीदियों को मिले, इसको लेकर काम करना चाहते हो तो मंथ में 2 बार मीटिंग आपको अवश्य ही करनी पड़ेगी। अगर आप तरीके से काम करना चाहते हो तो आपको 2 मीटिंग महीने में करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। 1 से 15 तारीख तक ईसी बैठक करें और 15 से 31 तारीख तक किसी भी दिन आरजीबी मीटिंग करें। आरजीबी यानी रिप्रेजेंटेटिव जनरल बॉडी, जो ग्राम संगठन के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं उनको आरजीबी कहते हैं। सभी समूहों की जो पदाधिकारी दीदियां होती है, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उनमें से आरजीबी सदस्य चुने जाते हैं और वो ही आरजीबी सदस्य होते हैं। अगर पॉसिबल नहीं है तो महीने में 1 बार मीटिंग तो जरूर ही करें, नहीं तो आपका ग्राम संगठन मरे हुए के समान हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट या नियम है कि बैठक होनी चाहिए। महीने में 1 बार जरूर, हो सके तो 2 बार नियमों के अंतर्गत ही बैठक होना चाहिए। अगर आप एक बैठक भी नहीं करते हैं तो आपका ये ग्राम संगठन मरे हुए के समान हो जाएगा, यानी आपका कोई काम इसमें नहीं होगा अच्छे से। दूसरा, डेट को फिक्स करना चाहिए। सभी समूह के प्रतिनिधि सदस्यों से पूछताछ करके एक डेट फिक्स होनी चाहिए, जैसे 1 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख, 15 तारीख, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं मेरी तरफ से सजेस्ट करती हूँ कि पहली बैठक 1 तारीख से 5 तारीख के बीच और दूसरी बैठक 20 से 25 तारीख के बीच किसी भी डेट को होनी चाहिए।
ताकि सभी समूह की दीदियों को आने में किस्त ब्याज बचत लाने में सहूलियत हो सके। क्योंकि कोई जॉब करने वाली है, किसी के घर में कोई रोजगार करने वाले हैं, काम करने वाले सदस्य हैं, या फिर दीदियां जो भी काम करती है, तो बैंकों से और सैलरी आने का भी समय यही होता है। किसी की तो 20 से 25 तारीख के बीच में पेमेंट मिलती है और किसी को 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में सैलरी या पेमेंट मिलती है। तो उनको किस्त ब्याज लाने में भी दिक्कत नहीं होती और बैठक में आने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। खासकर संडे तथा शनिवार को बैठक करने से बचना चाहिए, क्योंकि शनिवार रविवार को NRLM के सभी ब्लॉक एवं डिस्ट्रिक्ट ऑफिस की छुट्टी होती है। इसलिए अगर आप अपनी बैठक में चाहते हैं कि कम्युनिटी कैडर दीदी या ब्लॉक ऑफिस अधिकारी आप आए, तो आप वैसे तो आप कभी भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी वार को। अगर आप किसी ब्लॉक अधिकारी को या फिर आपके कम्युनिटी कैडरों को बुलाना चाहते हो तो आप सैटरडे और संडे को अवॉइड करें, क्योंकि उस दिन उनकी छुट्टी होती है तो वो लोग मीटिंग में उपस्थित नहीं हो पाते हैं। तीसरा, समय आपको पहले से ही निर्धारित करना पड़ेगा, यानी डेट के बाद आपको समय भी फिक्स करना होगा। फॉर एग्जाम्पल 10 बजे से 2 बजे तक, या 11 बजे से 3 बजे तक, या 12 बजे से 5 बजे तक, जो भी आपके सभी समूहों की दीदियों को सूटेबल लगे उसके आधार पर समय का चयन करना, यानी समय तय होना जरूरी है। समय अगर पहले से तय नहीं होगा तो आपकी बैठक सक्सेसफुल नहीं होगी। इसका पता दीदियों को कैसे चलेगा? तो पहले जब फोन की इंटरनेट की सुविधा नहीं थी तब तो घर घर जाकर या एक दूसरी दीदी के माध्यम से कहलवाया जाता था, लेकिन जब से फोन मोबाइल आया दीदी लोगों को फोन करके बोला जाने लगा। लेकिन आजकल इंटरनेट का डिजिटल जमाना है, तो व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर सभी दीदियों ने अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ग्रुप्स बना रखे हैं, जिससे सभी दीदियों को एक ही मैसेज या रिकॉर्ड कॉल द्वारा बैठक के बारे में या अन्य सभी बातों के बारे में बताया जा सकता है, जो एक बहुत अच्छी सुविधा है। इस सुविधा का सबको फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि इसमें सारी दीदियों को एक साथ बोला जा सकता है और सारी दीदियां एक साथ सुन के और जो भी उनके मन में डाउट्स होते हैं, संशय होते हैं, उनका वो जवाब भी दे सकती है। स्वयं सहायता समूह की दीदियों को सबसे ज्यादा डिजिटल होने का और ये डिजिटलाइजेशन जो है इसका फायदा भरपूर उठाना चाहिए। और बैठक कम से कम 4-5 घंटे तक चलनी चाहिए, ताकि सभी मुद्दों पर चर्चा की जा सके। ऐसा नहीं कि दीदी लोग आए, फटाफट अपना किस्त ब्याज दिया और चले गए। आपका ग्राम संगठन और समूह में जुड़ने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। प्यार प्रेम से और एक हेल्दी चर्चा करते हुए बैठक को समय सीमा में करना चाहिए। सामुदायिक संस्थाओं में बैठक दिल के जैसा होता है। जैसे इंसान के शरीर में दिल यानी हार्ट जब तक हेल्दी और चलता रहता है तो मनुष्य जिंदा रहता है, वैसे ही चाहे स्वयं सहायता समूह हो, ग्राम संगठन हो, क्लस्टर लेवल फेडरेशन हो, या इनसे ऊपर की कोई भी सामुदायिक संस्थाएं हो, जब तक बैठक की जाएगी, नियमित बैठक की जाएगी, समय से की जाएंगी, तो ये संस्थाएं जिंदा रहेंगी, नहीं तो मरे हुए के समान हो जाएंगी। अगर आप बैठक नहीं करेंगे, नियम से नहीं करेंगे, समय से नहीं करेंगे, तो इनका चलना पॉसिबल ही नहीं है। और सबसे जरूरी बात, इतना सारा लेन देन का लेखा जोखा, इतनी सारी योजनाओं का लेखा जोखा, बचत ब्याज सब कुछ समझ से बाहर भी हो जाएगा अगर आपकी बैठक नियमित नहीं होती है तो। अगला पॉइंट इसमें है जगह यानी स्थान यानी वेन्यू, प्लेस भी फिक्स होना चाहिए। जगह जहां पर आप मीटिंग करते हैं वो भी आपका पहले से फिक्स होना चाहिए। ग्राम संगठन की बैठक एक ही निर्धारित स्थान पर हमेशा करनी चाहिए। स्थान या जगह की बात आई तो मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि यह किसी इंडिविजुअल व्यक्ति या दीदी के घर पर नहीं होना चाहिए। किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य के हॉल या वो जो भी हो, प्रोवाइड करें। ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति के घर या ऑफिस में नहीं होनी चाहिए। कोई धार्मिक जगह पर नहीं करना चाहिए, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या कोई भी धार्मिक स्थल हो, वहां पर मीटिंग नहीं होनी चाहिए। क्योंकि गांव में हमारे बहुत सारे स्वयं सहायता समूह जुड़े होते हैं, तो वो अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, अलग अलग धर्म से लोग, अलग अलग पार्टी को पसंद करने वाले लोग हैं, तो अलग अलग जाति के भी लोग हैं। उन घरों की दीदियों को ऐसी जगहों पर आने में दिक्कत आती है। यानी सब अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं, अलग अलग जाति और धर्म के लोग होते हैं, और अलग अलग पार्टियों को भी वो लोग फॉलो करते हैं, तो उनको इस बैठक में आने में दिक्कत होती है। तो इसलिए आप लोगों को ऐसी जो धार्मिक स्थल हैं उन पर भी मीटिंग नहीं करनी चाहिए।
भले ही हमारे समूहों में, ग्राम संगठनों में जातिगत भेदभाव नहीं मानते हैं, लेकिन हकीकत में तो वो अलग अलग धर्म और जातियों से ही आते हैं ना, अलग अलग पार्टी से जुड़े हुए होते हैं ना, दीदियों के घर वाले होते ही हैं, अलग अलग विचारधारा की दीदियां होती हैं ही। तो ऐसी जगहों पर बैठक करने पर दीदियां बैठक में नहीं आएंगी, बिना बोले भी गैर हाजिर हो जाती हैं, हमें पता ही नहीं चलने देती हैं कि वो क्यों नहीं आई। घर पर भी एक बड़ी वजह मीटिंग में आने की ये भी होती है कि वो घर पर बिना बताए ही अब्सेंस हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलने देती कि वो मीटिंग में क्यों नहीं आई। तो इस तरह की जगहों पर मीटिंग करने से भी बचे। किसी पार्टी के पर्सन ने ये बोलकर दे दिया कि उसके पास बहुत सारी जगह खाली पड़ी है, पैसा नहीं लगेगा, ऐसा मत सोचिए। आपको अगर ग्राम संगठन को सुचारू रूप से चलाना है और सभी समूहों की दीदियों को बैठक में बुलाना है तो किसी सरकारी जगह पर ये मीटिंग करें, चाहे वो ग्राम पंचायत का भवन हो, अटल सेवा केंद्र हो या सरकारी स्कूल हो, स्वास्थ्य केंद्र में कोई कमरा या स्थान खाली हो या किसी भी तरह का सरकारी भवन आपके गांव में बना हुआ हो और वो खाली हो तो पंच या सरपंच की अनुमति लेकर ये मीटिंग आप वहां पर कर सकते हैं। तो वहां पर किसी भी समूह की दीदी लोगों को आने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगला पॉइंट है, इसी बैठक में समूह की दो या तीन दीदियों को ही जाना चाहिए, अर्थात जो भी डेट जगह निश्चित हुई है वहाँ दो या तीन पदाधिकारी प्रत्येक समूह से आना चाहिए। 5 से कम समूह है तो 3, 10 से कम है तो 2 पदाधिकारी तथा 10 से ज्यादा है तो 1 पदाधिकारी प्रत्येक समूह से वीओ की इसी मीटिंग में आना चाहिए। समय पर आना, समय पर जाना, ये भी बहुत जरूरी है। अगला मुख्य पॉइंट है कि जो भी प्रतिनिधि आए वो साथ में क्या क्या लेकर आएंगे। अब ये तो है नहीं कि आप मीटिंग में आ रहे हो तो आप वहां पे आके आपको बात ही बात करनी है, तो कुछ लेकर भी आना होता है। तो सभी समूहों के प्रतिनिधियों को 3 चीज जरूर लेकर आना चाहिए साथ में। सबसे पहला, हर एक समूह अपना MPR लेकर आना है, अच्छे से भरा हुआ, जिसको मासिक प्रतिवेदन भी हिंदी में बोलते हैं। MPR यानी मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट। आपकी SHG पुस्तकों में जब SHG का रिकॉर्ड NRLM की तरफ से दिया जाता है उसमें साथ में आता है, जिसको MPR यानी मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट बोलते हैं, जिसमें उस महीने का आपके समूह में क्या क्या लेन देन हुआ वो लिखा होता है, उसको MPR बोलते हैं, वो लेकर आना है। दूसरा, ग्राम संगठन की तरफ से एक पास बुक यानी पास पुस्तक दिया जाता है हर एक SHG को। जैसे SHG में इंडिविजुअल दीदी को पास पुस्तक दी जाती है ना, आपने कितना समूह से ऋण लिया, कितना आपने दिया, कितनी आपकी बचत हुई, ये सारी चीजें आप लिखने के लिए स्वयं सहायता समूह से आपको एक छोटी सी पास पुस्तक मिलती है। वैसे ही ग्राम संगठन में भी इस तरह की एक पास पुस्तक आपको दी जाती है, ग्राम संगठन की तरफ से समूह को दी जाती है, पूरे स्वयं सहायता समूह को दी जाती है बचत ब्याज वगैरह लेन देन चढ़ाने के लिए। जो अपनी समूह की बैठक में लेकर जो दीदियां आती हैं पास पुस्तक, वैसे ही ग्राम संगठन की तरफ से हर SHG को एक पास पुस्तक दी जाती है, वो पुस्तक जरूर लेकर आना होता है। अगर आप नहीं लेके आएंगी तो आपका उस महीने का बचत ब्याज ऋण लेन देन या फिर जो भी आपका लेन देन है, जो भी आपकी जरूरी बातें हैं वो उसमें लिखवाने से आप छूट जाएंगी, तो ये भी आपको लेकर आना होता है। तीसरा, अगर आपके ग्राम संगठन में बचत लेने का नियम दीदी लोगों के द्वारा रखा गया है तो बचत लेकर आना है। जैसे आप SHG में बचत करती हैं ना 10 रुपए 20 रुपए, वैसे ही कई जगह पर ग्राम संगठन में बचत लेने का भी प्रावधान रखा हुआ होता है। अगर आपके ग्राम संगठन में नियम बना हुआ है तो ही बचत लेकर आना है, अन्यथा नहीं। बचत जैसे आप लोग समूह में 10 रुपए 20 रुपए बचत करती है, वैसे ही साप्ताहिक, वैसे ही आप ग्राम संगठन में भी मंथली 100 रुपए 200 रुपए या 500 रुपए बचत अपने समूह से आए हुए ब्याज में से ग्राम संगठन में जमा कर सकते हैं। ये आपके लिए ऐच्छिक है। अगर दीदी लोग मिलकर बचत करती हैं तो आपके समूह तथा ग्राम संगठन दोनों के लिए अच्छा है। वैसे मैं तो कहूँ कि जैसे स्वयं सहायता समूह में आप 10 रुपए 20 रुपए बचत करती है वीकली, वैसे ग्राम संगठन में भी आपको मंथली बचत आपके समूह की तरफ से करनी चाहिए। भले से आप 100 रुपए ही करो, अगर आप ज्यादा करती हैं तो आपकी इच्छा है, लेकिन आपको 100 रुपए बचत हर महीने आपकी ग्राम संगठन की बैठक में समूह की तरफ से ग्राम संगठन में करनी चाहिए। जो आपको ब्याज होता है उसका अच्छा है ना, आपको ब्याज मिलेगा, वो रोटेशन बढ़ता रहेगा, एक टाइम के बाद आपका कोर्स ही बढ़ेगा, इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है और एंट्री आपकी पास पुस्तक में हो ही जाएगी। चौथा, अगर आपके समूह को CIF
यानी क्लस्टर इन्वेस्टमेंट फंड मिला हुआ है या और किसी भी तरह का पैसा ग्राम संगठन से आपके समूह को मिला है तो उसकी किस्त प्लस ब्याज नियमानुसार लेकर आना है। वो केस कैसे लेकर आना है? 99% आप कोशिश करिए एसएचजी का चेक लेकर आना है, यानी जो स्वयं सहायता समूह का आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें वो पैसे डलवाइए सारी महिलाओं से लेकर, और उसको चेक के रूप में, यानी आपके जो एसएचजी का बैंक अकाउंट है उसकी एक चेक पासबुक आपके पास होती है, उसमें चेक में ग्राम संगठन के नाम से समूह के पदाधिकारी जो भी बैंक में लेन देन करते हैं, अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष, उनके चेक पर प्रॉपर एसएचजी की मोहर यानी सील लगाकर हस्ताक्षर किया हुआ चेक होना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका तो यही होता है, जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है और आप अपनी पासबुक में एंट्री करवाती हैं तो वो एंट्री उसमें दिख जाती है। ठीक है। अगर दीदी लोग ऐसा नहीं करते हैं, बैंक दूर है या फिर किसी भी कारणवश नहीं करते हैं, तो ही आप कोशिश करिएगा कैश ले जाने की, नहीं तो आप चेक द्वारा ही अपने ग्राम संगठन में अपने जो लेन देन है सीआईएफ का पैसा उसको दीजिए। दूसरा ऑप्शन एक और भी होता है, अगर आपका एसएचजी बैंक अकाउंट था ग्राम संगठन बैंक अकाउंट एक ही बैंक ब्रांच में है, क्योंकि आप एक ही गांव की दीदी लोग हैं, इसलिए ज्यादातर पॉसिबल भी है कि एक ही बैंक ब्रांच में बैंक अकाउंट होता है आपका, तो एसएचजी बैंक अकाउंट से किस्त ब्याज जितना ग्राम संगठन को देना है, यानी जैसे जिस महीने आपको 3,000 या 5,000 या फिर 7,000 जो भी आपको किस्त देनी है, फिर उसका ब्याज जितना पैसा आपके समूह ने ग्राम संगठन से ले रखा है उसका ब्याज देना है। तो जितना हुआ, जैसे आपका 5,750 रुपए बनता है, तो आप 5,750 रुपए चेक में भरिए पूरा एक साथ है, और अपने समूह की उस पे मोहर लगाइए। आपके जो पदाधिकारी लेन देन करते हैं एसएचजी के अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष जो भी दीदी, उनके सिग्नेचर करवाइए, और वो ग्राम संगठन में आप चेक लेके जाइए या फिर वो ग्राम संगठन के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवाकर काउंटर स्लिप भी ले लीजिए। दूसरा तरीका आपको मैंने क्या बताया कि अगर आपका सेम ब्रांच में है, सेम ब्रांच में अकाउंट है एसएचजी का और वीओ का, तो आप क्या कर सकते हैं, एसएचजी बैंक अकाउंट से किस्त ब्याज कितना ग्राम संगठन को देना है वो ग्राम संगठन के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवाकर समूह के बैंक अकाउंट से ग्राम संगठन के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवाकर काउंटर स्लिप ले लीजिए। यानी आप बैंक में जाएंगे, बैंक में जमा करवाने पैसे, तो बैंक मैनेजर को या फिर जो भी वहां पे कैशियर वगैरह जो करते हैं इस काम को, उनको बोलिएगा कि इस अकाउंट से और इस अकाउंट में हमें पैसा ट्रांसफर करना है, तो आपको प्रॉपर वे बता देंगे, प्रॉपर तरीका बता देंगे, और वो पैसा ट्रांसफर करवा के ग्राम संगठन में उसकी काउंटर स्लिप मिलती है आपको। जैसे आप किसी भी अकाउंट में पैसे जमा करवाते हैं तो आपको स्लिप मिलती है, वैसे ही काउंटर स्लिप मिलती है, उसको लीजिए और वो ग्राम संगठन की मीटिंग में लेकर आ सकते हैं, नहीं तो चेक लेकर आइए। अगर आपको ये तरीका नहीं आए, एक बार आपको मुश्किल लगेगा, आप करके देखिए, आपको बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो आप चेक लेकर आइए। इसका मतलब क्या है कि कैश लेन देन कम से कम करें, इसकी कोशिश करिएगा। इससे समूह की दीदियों को भरोसा एवं पारदर्शिता दोनों बना रहता है और पैसे सुरक्षित भी रहते हैं। दीदियों को सभी तरह के बैंक लेन देन का भी नॉलेज बढ़ता है। इससे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य भी पूरा होता है। सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? दीदी लोगों को बैंकों के बारे में, डिजिटल लेन देन के बारे में पता करवाना और उनको आगे बढ़ाना। जिन दीदियों ने कभी आज तक बैंक में नहीं देखा था, वो दीदियां आज बैंक में लेन देन कर रही है, यही सबसे बड़ी बात है। ठीक है, पहले कैश पैसे का ही लेन देन होता था, अब सरकार का आजीविका मिशन की दीदियों को कैशलेस ट्रांजैक्शन पर जोर दिया जा रहा है, इसलिए आपको कैश लेन देन से बचना चाहिए, क्योंकि इतने सारे ऑप्शन आपके पास हैं। आप किसी भी तरह से बैंक ट्रांसफर करवा सकते हैं या फिर आप चेक लेके जा सकते हैं, तो कैश का लेन देन कम से कम करें। और कुछ दीदियां जैसे बैंक वगैरह में नहीं जा सकती है, तो जो समूह का लेखा जोखा रखती है या फिर जो पदाधिकारी दीदियां हैं उनको सारी चीजें पता होती है, तो सारी दीदियों से पहले से ही पैसे लेकर आप अपने बैंक अकाउंट में डाल लीजिए और उन पैसों का चेक लेकर आप अपने समूह से चेक लेकर आप जाइए। पांचवा, अगर कोई समूह समय पर बैठक में न आए, किस्त ब्याज नियम अनुसार न लेकर आए, तो दंड के रूप में 10 रुपए या 20 रुपए या 50 रुपए प्रत्येक एसएचजी से लेना चाहिए। वो भी बैठक में लेकर आए। हाँ, अगर ग्राम संगठन की दीदियों को, दीदियां जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष, अगर पैसों को समय पर मीटिंग के दिन ही या अगले दिन बैंक में जमा नहीं करें, चेक जमा नहीं करें, तो जितने भी जिस दिन दीदी के पास वो पैसे रखे रहें,
उससे उन पूरे पैसे का 1 महीने का ब्याज प्लस दंड भी लेना चाहिए। मतलब क्या हुआ, जैसे आपने मीटिंग करी 1 तारीख को या मीटिंग करी 2 तारीख को, और जो पदाधिकारी दीदियां हैं, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उन्होंने पैसा 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन घर पे रख लिया, या फिर चेक को 10 दिन, 5 दिन घर पे रख लिया, तो उसको उस महीने का, पूरे महीने का उन पैसों का ब्याज प्लस दंड, जैसे दीदियों के दंड लगता है 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए मीटिंग में नहीं आने का, वैसे ही जो पदाधिकारी दीदियां हैं ग्राम संगठन की, उनके भी पूरे महीने का ब्याज प्लस दंड भी लेना चाहिए। अगर अगले दिन शनिवार या रविवार या बैंक की छुट्टी का दिन ना हो तो ही ये लेना चाहिए। अगर बैंक की छुट्टी है किसी भी पर्पज से तो आप ये दंड नहीं ले सकते, और छुट्टी नहीं है तो आपको ये दंड भी लेना चाहिए और पूरे महीने का ब्याज भी लेना चाहिए, क्योंकि नियम सभी के लिए लागू होते हैं, चाहे वो सदस्य हो, चाहे वो पदाधिकारी सदस्य हो, नियम सभी के लिए एक समान है। क्योंकि आपकी जो स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन और ये जो CLF जो भी आपकी संस्थाएं हैं, इनमें सभी दीदियां समान होती है। पदाधिकारी कौन बनती हैं? जो समझदार है, पढ़ी लिखी है, रिस्पॉन्सिबल है, उन दीदियों को ये पद दिए जाते हैं। इसलिए दिए जाते हैं ताकि वो अच्छे से इनको निभा सकें। तो सबसे पहले नियम तो उन पर ही लागू होते हैं। अगर वो नियमों से चलेंगी तो आपके समूह की सारी दीदियाएं, आपके सारे समूह और आपके समूह की सभी दीदियां नियम से चलेंगी। ये सब लेकर दीदी लोग आ गई, अब सब इकट्ठा हो गई। अब कैसे क्या करना है समझिए। तो ये बैठक करने का तरीका है, आप स्क्रीन पर देख लीजिए। देखिए मैं आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ। ये है बैठक करने का प्रॉपर तरीका। इस तरह से आप सभी दीदियों को व्यवस्थित तरीके से यू आकार में बैठना चाहिए। जैसे हमारे स्वयं सहायता समूह में दीदियां गोलाकार में बैठती है, ये ग्राम संगठन की बैठक है तो ज्यादा दीदियां होती है सभी समूहों की। तो NRLM यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से एक बैठक प्रक्रिया नियमों के तहत ग्राम संगठन की बैठक यू आकार में बैठकर ही की जाती है। इंग्लिश में जैसे यू होता है वैसे यू शेप में बैठकर ग्राम संगठन की बैठक सभी दीदियों को करनी होती है। यू आकार में बैठने का इससे भी और सही तरीका इस तरह से है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, ये यू आकार है। वैसे मैंने तो इसको आप चौकोर में बनाया है, लेकिन ये यू है ना, इस तरह से ये यू आकार है, ठीक है। तो इधर भी 2 दीदी एक SHG की, ये 2 दीदी, जैसे ये 2 दीदी एक SHG की, ये 2 दीदी एक SHG की, जैसे ये आपके जितने भी ग्राम संगठन में समूह जुड़े हुए हैं उन सभी से 2-2 पदाधिकारी, ये EC मेंबर, ये EC मेंबर और ये EC मेंबर। इस तरह से आपकी सारी दीदियां यहाँ पे यू शेप में बैठेंगी, ठीक है। ये यू में चारों तरफ आपकी दीदियां, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ठीक है। ये भी 2-2 दीदियां एक और SHG की, अगर कोई समूह से एक दीदी आई है तो वो भी बैठती है। ये जोड़ा से क्यों बैठेंगी? क्योंकि ये गांव में बने प्रत्येक समूह की प्रतिनिधि सदस्य होती है। जैसे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष तथा बुक कीपर, 4 में से कोई भी 2 दीदी जो स्वयं सहायता समूह की जिम्मेदार एवं ईमानदार दीदी होती है, जिस SHG से 2 प्रतिनिधि आए हैं वो एक साथ ही बैठे, ताकि पता रहे कि ये दीदी उस समूह की प्रतिनिधि सदस्य है। एक यहाँ एक वहां ऐसा नहीं बैठना होता है, क्योंकि इसे बैठक में लेन देन एवं जरूरी बातचीत करने में अव्यवस्था होती है। ऐसा नहीं कि जैसे इस समूह की दीदी यहाँ बैठ गई और एक इधर कॉर्नर में बैठ गई, एक इधर बैठ गई, इस तरह से अव्यवस्था फैलती है। सबसे ऊपर जो ये दीदियां यू शेप में बैठी, इनके सामने, जस्ट सामने ओबीज बैठते हैं। ओबीज क्या होते हैं? ऑफिस बेरर, ठीक है। जो ग्राम संगठन की पदाधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव, कोषाध्यक्ष जो दीदी होती है वो यहाँ पर बैठती है। और जो आपकी बुक कीपर होती है यानी विलेज ऑर्गेनाइजेशन असिस्टेंट होती है, VOA जिसको बोलते हैं, आपकी जो ग्राम संगठन सहायिका है वो यहाँ पे कॉर्नर में बैठती है। कहाँ पे? यहाँ कॉर्नर में बैठती है, ठीक है। क्योंकि वो कर्मचारी है ग्राम संगठन की, तो वो ना तो इसी के साथ बैठेंगी और ना ओबीज के साथ बैठेंगी, और ना ये साइडों में, मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगी ये कौन है, ना यहाँ बैठेंगी। वो यहाँ पे ये जो ओबीज हैं इनके पास में, यहाँ ओबीज के कोषाध्यक्ष के लेफ्ट साइड में बैठेंगे, ठीक है। दूसरा जो इसी सदस्य हैं वो तो यू शेप में बैठते हैं, लेकिन ऑफिस बेरर यानी ओबीज सामने बैठते हैं। ओबीज मतलब ग्राम संगठन के पदाधिकारी दीदियां, जो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष जिनको बोलते हैं। बीच में अध्यक्ष दीदी बैठती हैं। अध्यक्ष दीदी के राइट साइड यानी
दाएं हाथ की साइड ये अध्यक्ष दीदी हो गई, इनके राइट साइड में ये यहाँ पे सचिव दीदी बैठेंगी। अगर उप सचिव आपके ग्राम संगठन में बनाई गई हैं तो उप सचिव बैठेंगी, तथा अध्यक्ष की लेफ्ट हैंड यानी बाईं हाथ की साइड में उपाध्यक्ष, और जैसे ये बाईं साइड में उपाध्यक्ष बैठेंगी, ये अध्यक्ष हो गई, ये उपाध्यक्ष हो गई, और उपाध्यक्ष के बाईं साइड में ये यहाँ पे आपकी कोषाध्यक्ष दीदी बैठनी चाहिए। अगर आपके वीओ में उपाध्यक्ष दीदी भी बनाई गई है, वैसे उप सचिव तथा उपाध्यक्ष दीदियां भी बनानी चाहिए, ताकि किसी दिन अध्यक्ष सचिव दीदी को कोई अर्जेंट वर्क से छुट्टी लेनी हो या वो किसी कारणवश से बैठक में नहीं आ पाए तो उनकी जगह से उनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चल पाए, यानी मीटिंग में अच्छे से दीदियों की चल पाए। अब हमने कॉर्नर पर साइड में वीओए को बिठाया है, वो ना तो ईसी के साथ बैठेंगी ना ही ओबीज यानी पदाधिकारी के साथ बैठेंगी। ये कौन दीदी है? ये है वीओए यानी विलेज ऑर्गेनाइजेशन असिस्टेंट। ठीक है, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है ना, ये वीओए। मैंने क्यों बिठाया यहाँ पे इसको? ये ग्राम संगठन की कर्मचारी होती है यानी एम्प्लॉय होती है। इसको कहीं पर बुक कीपर बोलते हैं, कहीं पर मास्टर बुक कीपर बोला जाता है यानी एमबीके। ये किस लिए होती है? ये ग्राम संगठन का लेन देन लेखा जोखा लिखती है। दीदियों की पास पुस्तक में बचत ब्याज या जो भी लेन देन उसकी एंट्री करती है, या और भी ग्राम संगठन में लिखने का जितना भी काम होता है वो वीओए दीदी करती है। ये पूरी पढ़ी लिखी, मैथ्स में अच्छी, ईमानदार एवं समझदार दीदी होनी चाहिए। किसी भी स्वयं सहायता समूह में भेदभाव नहीं करने वाली होनी चाहिए। एमबीके का पूरा डिटेल में वीडियो हमने पहले चैनल पर डाला हुआ है, आपको उसको भी आपको उस वीडियो को भी देखना चाहिए। तो ये कॉर्नर में थोड़ा यू शेप से हटकर बैठती है, ये इस फ्लो में नहीं बैठती है। जैसे ये सारी दीदियां बैठी हैं, इनसे थोड़ा सा कोषाध्यक्ष के पास में थोड़ा सा हट के बैठना चाहिए कॉर्नर से, क्योंकि ये ग्राम संगठन की एम्प्लॉयर है यानी कर्मचारी है। वीओए कभी भी पैसों को हाथ नहीं लगाती है। वीओए को कभी भी पैसे यानी पैसों का चेक वीओए को नहीं लेना चाहिए। इसका काम खाली लेन देन को लिखने का होता है। ये सब कुछ एनआरएलएम या स्टेट एसआरएलएम नियमों में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं मेरे मन से बोल रही हूँ, ये सारे नियमों में लिखा हुआ है। अगर आप ग्राम संगठन के और आपके जो एसएचजी के नियम है उनमें देखेंगे तो जो भी लेखापाल होती है, चाहे वो समूह की हो, चाहे वो ग्राम संगठन की हो, चाहे वो सीएलएफ की हो, तो वो पैसों को चेक को हाथ नहीं लगाती है। पैसों को कौन लेता है? चेक या पैसों को कोषाध्यक्ष लेती है। जो वीओए के पास में यहाँ पे जो दीदी बैठी है कोषाध्यक्ष, वो पैसे लेती है और वीओए को आदेश देती है यानी बताती है कि इतना समूह का इतना इस समूह का, इतना इस चीज का, आदि आदि सब लेती जाती है और वीओए से लिखवाती जाती है। इसलिए कोषाध्यक्ष के पास में ही वीओए को बैठने का नियम है। अब कोषाध्यक्ष के पास ही क्यों बैठती है वीओए दीदी? अध्यक्ष के पास क्यों नहीं बैठती? सचिव के पास क्यों नहीं बैठती? क्योंकि कोषाध्यक्ष दीदी लेन देन का काम करती है और इन पैसों को, चेक को लेने का काम कोषाध्यक्ष दीदी का होता है और लिखने का काम वीओए का होता है। तो दोनों आस पास में बैठती है और वीओए थोड़ी सी हटके इसलिए बैठती है ताकि उसको लिखने में दिक्कत नहीं आए। इसलिए कोषाध्यक्ष के पास में ही वीओए को बैठने का नियम है। बीच में या कहीं और वीओए को नहीं बैठना चाहिए। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनकर नहीं बैठना है। बोलना बिल्कुल भी नहीं है। इसी सदस्य दीदियां कुछ भी पूछे तो वीओए को जवाब नहीं देना है। ओबीज को ही यानी अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष या उप सचिव, उपाध्यक्ष दीदी को बोलना चाहिए। वीओए का काम कोषाध्यक्ष के पास में बैठकर चुपचाप पैसे लिखने व रसीद काट कर देने का काम ही होता है। वह सिर्फ रिकॉर्ड संधारण की जिम्मेदार दीदी होती है। दीदियों के बीच में दखल अंदाजी करना बिल्कुल भी नहीं होता है, नहीं तो ग्राम संगठन की बैठक में अव्यवस्था फैलेगी, जो कि एनआरएलएम के नियमों का उल्लंघन है। अच्छा, इसी सदस्यों को दो दीदियों को एक साथ बैठने के लिए इसलिए भी बोला जाता है ताकि एक ही समय से पैसे, एमपीआर, पासबुक में एंट्री या कुछ पूछने बताने में भी दो दीदियों को आसानी हो जाए। यानी एक पैसे ले रही है और एक पैसे दे रही है और दूसरी उसको पासबुक में एंट्री करवा रही है, तो उसमें भी लेन देन में भी आसानी दो दीदियां अगर साथ में बैठती हैं तो हो जाती है। इससे समूह की यूनिटी यानी एकता भी दिखाई देती है। अगर दो दीदियां एक साथ बैठेंगी और एक साथ बातचीत करके अपने समूह के बारे में सारी चीजें बताएंगी तो इससे यूनिटी यानी एकता भी दिखाई देती है कि दीदियां समूह से मिलकर अच्छे से
चला रही है अपने स्वयं सहायता समूह को, इसलिए ग्राम संगठन के इसी सदस्यों को यू आकार में बैठने को बोला जाता है, ताकि सिस्टमेटिक बैठक हो पाए। सभी दीदियां दूसरे का फेस देखते हुए, बातचीत करते हुए, प्यार प्रेम से मजे करते हुए ग्राम संगठन की बैठक की प्रक्रिया करनी चाहिए। तो पूरे भारत में मेजोरिटी संख्या में ग्राम संगठन की बैठक यू आकार में ही करने का प्रावधान एनआरएलएम ने बनाया है। गोलाकार भी कर सकते थे, जैसे एसएचजी की बैठक गोलाकार में होती है वैसे, लेकिन गोलाकार में ग्राम संगठन की बहुत सारी दीदियां होती है, तो गोलाकार पोजीशन में बहुत बड़ी गोलाकार पोजीशन हो जाती है। 40-50 दीदियां गोलाकार में बैठना पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि समूह की मीटिंग जैसे इस तरह से होती है गोल, ठीक है, तो वहां तो 10 दीदियां 11 दीदियां ही होती है, तो आपस में आमने सामने तो इसमें भी दिखता है और इसमें भी आमने सामने दिखता है, लेकिन वो कम दीदियां होती है। और ग्राम संगठन में सारे समूहों के पदाधिकारी दीदी भी आती हैं, और कुछ कई बार क्या है, कोई सदस्य दीदियां भी आ जाती है, तो 40-50 दीदियां हो जाती है, तो पॉसिबल नहीं है गोलाकार में बैठना। अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष तीनों दीदियां एक मजबूत स्तंभ की तरह होती है, इसलिए वो मीटिंग में सबके सामने बैठती है। यानी जो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष है वो स्तंभ के रूप में ग्राम संगठन की होती है, तो इसलिए वो फ्रंट में बैठती है, यानी सामने बैठती है। अट्रैक्शन ऑफ मीटिंग होती है वो, क्योंकि सभी दीदियों ने उनको चुना ही इसलिए होता है कि वो ईमानदारी से, मजबूती से सभी दीदियों एवं ग्राम संगठन से जुड़े सभी स्वयं सहायता समूह के साथ लेन देन का, किसी भी योजना का या अन्य किसी भी समूह से संबंधित जानकारियों का भेदभाव किसी भी दीदी से नहीं करें। सबसे पहले जो बिल्कुल गरीब एवं ज्यादा जरूरतमंद दीदी है उनके लिए काम करें। यह अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का धर्म भी होना चाहिए और जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। अध्यक्ष दीदी ग्राम संगठन की मुखिया होती है। सचिव दीदी अध्यक्ष दीदी के राइट साइड में इसलिए बैठती है क्योंकि सचिव दीदी को अध्यक्ष का राइट हैंड जैसे संगठन में माना जाता है। दोनों एक दूसरे से सलाह मशवरा करके ही संगठन के लिए, दीदियों के लिए डिसीजन लेती है। सचिव का मुख्य काम तो यही होता है, अध्यक्ष को सहायता करना, सपोर्ट करना, निरंतर सपोर्ट करना, कभी भी बैठक हो, किसी भी तरह का काम हो, उनके साथ यात्रा करना वगैरह वगैरह काम है सचिव दीदी के होते हैं। अगर उप सचिव है तो सचिव दीदी की जगह उनके एब्सेंस में वो कार्यों में सहयोग कर सकती है। और उपाध्यक्ष आपके ग्राम संगठन में बनाई गई है, तो अध्यक्ष दीदी किसी दिन अनुपस्थित या इमरजेंसी में कहीं कभी आ नहीं पाई या मीटिंग के बीच में ही जाना पड़ जाए, तो उपाध्यक्ष दीदी तुरंत उसकी जगह पर बैठकर वो बैठक प्रक्रिया देख सकती है। मीटिंग में तो उपाध्यक्ष दीदी को उपस्थित होना ही होना चाहिए, लेकिन कार्य तभी करना है जब अध्यक्ष दीदी उपस्थित नहीं है, वरना अध्यक्ष दीदी की बैठक में सहायता करना उनका हमेशा काम होता है। ऐसा ही उप सचिव का काम होता है, सचिव दीदी की बैठक में सहायता करना। इन दोनों दीदियों को हमेशा अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष दीदियों का सपोर्ट करने का यानी उनकी सहायता करने का काम होता है। तो कुल मिलाकर एक दूसरे का सहयोग करने के लिए ये जो स्वयं सहायता समूह का जो कंसेप्ट है, उसी तरह से ग्राम संगठन भी की बैठक में भी ये नियम इसलिए बनाए जाते हैं ताकि एक दूसरे की मदद करते हुए प्यार प्रेम से, लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करना होता है। अगर आप लोग आपस में ही लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगी, तो आपके ग्राम संगठन का तो क्या, आपके समूह का किसी भी तरह का काम नहीं चलेगा। जो भी पदाधिकारी दीदी हैं उनकी बातें ध्यान से सुने, और जो पदाधिकारी दीदियां हैं वो भी ईमानदारी से सारी चीजें सही सही बताएं जो नियमों के अंतर्गत आती है। बाहर के किसी भी पर्सन की कोई भी बात नहीं माने, क्योंकि कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। नियमों के अनुसार अगर आप काम करते हैं तो आपका ग्राम संगठन या फिर आपकी कोई भी फेडरेशन है, चाहे वो एसएचजी है, चाहे वो बीयू है, चाहे वो सीएलएफ है, चाहे बीएलएफ है, वो अच्छे से चलेगी। लास्ट हमारी कोषाध्यक्ष दीदी बच गई, तो इंडिपेंडेंट होती है, वो अपना काम खुद संभालती है, बीओए के साथ बैठती है, जिसको आप ग्राम संगठन सहायिका बोलते हैं। वो आपस में पूरी मीटिंग के दौरान सबकी बातचीत सुनते हुए लेखा जोखा लिखती रहती है। कोषाध्यक्ष दीदी और बीओए ये दोनों बिल्कुल नहीं बोलती है। वैसे कोषाध्यक्ष दीदी तो बोल सकती है, लेकिन बीओए बिल्कुल नहीं बोल सकती। क्यों? क्योंकि उसका काम लिखने का है, तो वो डिस्टर्ब भी हो जाएंगे और उसका नियम भी नहीं है बोलने का। ठीक है, मीटिंग के दौरान सबकी बातचीत सुनते हुए लेखा जोखा लिखती रहना चाहिए और स्लिप काटते हुए पास पुस्तक में एंट्री करते हुए समूह की पदाधिकारी दीदियों को देती रहती है और कोषाध्यक्ष दीदी उसको लिखवाती रहती है। ये होती है आपकी ग्राम संगठन की सिस्टमेटिक तरीके की बैठक प्रक्रिया।
आप इंश्योर कर लीजिएगा कि आपके वीओ यानी विलेज ऑर्गेनाइजेशन अर्थात ग्राम संगठन में बैठक ऐसे ही होती है। ठीक है, और लास्ट में इस तरह से आप सारी प्रक्रिया करते हुए और जो आपका बैठक रजिस्टर होता है उसमें जितने भी पदाधिकारी आए हैं वो रजिस्टर में सिग्नेचर करते हुए एक एक करके प्यार प्रेम से सभी बहनों को धन्यवाद करते हुए आपको मीटिंग से जाना चाहिए। इसके बाद मैं आपको ये साइडों में दिखाती हूँ कि ये कौन है। एक साइड है ये कैडर्स, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो साइड में लिखा हुआ है कैडर्स, ये बैंक सखी, पशु सखी, कृषि सखी, स्वास्थ्य सखी, बीसी सखी, रिसोर्स पर्सन दीदी, उद्यम सखी या ब्लॉक से आए हुए आजीविका मिशन के आपके कोई भी कर्मचारी। इसके अलावा कैडर्स में जो भी दीदियां हो, जैसे मैंने आपको बताया इस तरह की कोई भी दीदियां हो वो, या कोई भी ग्राम संगठन के कर्मचारी हो, वो ओबीज के राइट साइड में बैठना चाहिए। ये ओबीज जो बैठे हैं इनके राइट साइड में, ये जो साइड में पट्टी बनाई हुई है यहाँ पे बैठना चाहिए। भले ही वो पहले किसी भी पद पर पदाधिकारी रहे हों, पहले का पहले गया, अब वो पदाधिकारी नहीं है। यानी अगर आपके ग्राम संगठन को चलते हुए 3, 4, 5, 6 साल हो गए और शुरुआत में अगर कोई अध्यक्ष सचिव, कोषाध्यक्ष थी या फिर उपाध्यक्ष सचिव वगैरह कुछ थी, तो वो पहले थी, अब वो नहीं है। अब वो ग्राम संगठन की कर्मचारी अगर बन गई है या फिर नॉर्मल सदस्य बन गई है तो वो पदाधिकारी अब नहीं है, अब वो कर्मचारी है यानी कैडर है। इन सभी कैडरों के अलग अलग डिटेल में वीडियो मैंने पहले चैनल पर डाले हुए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दे दूंगी, देख लीजिएगा। ये दूसरी साइड कौन बैठते हैं, ये तो हो गए आपके कैडर्स, जो भी कर्मचारी लोग हैं ग्राम संगठन के या ब्लॉक से आए हुए कोई भी अधिकारी हैं, ब्लॉक से आए हुए अधिकारी हैं वो हैं। नहीं, ये आपके ग्राम सॉरी ये जो आपके ग्राम संगठन के कैडर्स हैं वो बैठते हैं। और इस साइड जो विजिटर्स हैं, इसमें आपके विजिटर्स में कौन कौन बैठता है, सरपंच, बीपीएम, डीपीएम, एसी या सीएलएफ कर्मचारी, या कोई भी डिस्ट्रिक्ट से, नेशनल लेवल से कोई भी आए हुए अगर आपके कोई अधिकारी हैं वो यहाँ पे बैठ सकते हैं। हमारे एक साइड वाली जगह में विजिटर्स बैठते हैं, चाहे वो कोई भी हो। कई बार हमारे ग्राम संगठन की बैठक में गांव का सरपंच आ जाता है तो दीदियां ज्यादा रेस्पेक्ट देने के चक्कर में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष वाली जगह उनको बिठा देती है। ये गलत है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो गांव का लीडर है, आपको ग्राम संगठन का, आपके ग्राम संगठन का लीडर नहीं है। इज्जत करो, लेकिन उनको भी तो पता चलना चाहिए कि ये मेरे गांव की स्वयं सहायता समूह की दीदियां हैं जो एक साथ यूनिटी के साथ काम करती है। ऐसा नहीं कि उनकी इज्जत मत करो, इज्जत करो, लेकिन जहाँ पे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष बैठती है वहां पे नहीं। यहाँ पे जो विजिटर्स जो बैठते हैं वहां पे ही उनको बिठाना चाहिए। उनको भी तो पता चलना चाहिए ना कि ये स्वयं सहायता समूह की मेरी दीदियां हैं गाँव की, जो अपने समूह में किस तरह से प्यार प्रेम से बैठकर मीटिंग करती है और उनके बीच में कितनी यूनिटी है। फिर चाहे वो आपके ब्लॉक के बीपीएम हो, डिस्ट्रिक्ट से बीपीएम, डीपीएम या कोई भी अधिकारी हो, या नेशनल लेवल से आए हुए एनआरएलएम के भी कोई अधिकारीगण क्यों ना हो, आपकी मीटिंग के बीच में बैठने का अधिकार किसी को भी नहीं होता है। वो विजिटर्स के रूप में होते हैं। रेस्पेक्टेड तरीके से चेयर टेबल लगाओ, विजिटर्स की लाइन में बिठाना उनको चाहिए। यहाँ पे टेबल चेयर लगा दो उनके लिए साइड में और वो आराम से बैठ के देख सकते हैं, और बीच में उनको भी बोलना नहीं चाहिए। अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष या इसी सदस्यों में से कोई उनको बोलने का कोई भी मौका दे या बोले तो ही मीटिंग के बीच में उनको बोलने देना चाहिए, अन्यथा उनको नहीं बोलने देना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी मीटिंग का जो सिस्टम है वो आपका खराब हो जाएगा। दीदियों को इतना ही टाइम होता है, वो 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे के लिए मीटिंग में आती है, तो अगर ये लोग बोलने लग गए या फिर कोई ये लोग बोलने लग गए तो ये मीटिंग नहीं कर पाएंगे। वो थोड़ा सा जितने भी काम से वो आए हैं अपना काम करें, देखें, सुने और चले जाए। ये था बैठक नियम और बैठने का तरीका। वीडियो अंत तक देखा इसलिए आपका दिल से धन्यवाद। लाइक तो बनता ही है, चैनल को सब्सक्राइब भी जाते जाते कर ही लो। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।